वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम लोग आज का जो टॉपिक है हमारा, हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 3 क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, जो पूरा एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक है। इसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग पढ़ेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या है। स्टार्टिंग आज हम लोग इसका बेसिक बनाएंगे कि हमारे पास में जो चैप्टर है इसको हम किस वे में पढ़ेंगे और किस तरीके से इसके हर एक टॉपिक को, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को कैसे समझेंगे, प्लस में इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक, देखिए केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the rate of the reaction and by its mechanism which occurs। कहने का मतलब हम लोग जो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो भी हमारी रिएक्शंस होती है ना, उनकी रेट के बारे में पढ़ेंगे और वो रिएक्शन कैसे कैसे किन किन स्टेप में हुई, उनकी डिटेल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे एज ए फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि हमारा जो भी कोई रिएक्शन होता है, देखिए हर एक रिएक्शन की ना कोई एक रेट होती है। रेट का मतलब समझ लीजिए, सिंपल सी बात है कि जो रेट होता है वो हमारी होती है स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। रेट इट मीन्स स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, जो केमिकल है हमारा, वो डील करता है रेट ऑफ द रिएक्शन से। अब रेट क्या होता है, देखिए कोई भी रिएक्शन है कितनी स्पीड से होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, रेट ऑफ ए रिएक्शन। अब देखिए जैसे हमारे पास में कोई रिएक्शन है ए रिएक्शन है, ए से क्या बनता है पी। मान लेते हैं कि ये रिएक्शन स्लो होती है। ऐसा तो है नहीं कि सभी रिएक्शन एक डेफिनेट टाइम पे होती हैं। कुछ रिएक्शंस बहुत तेज होती हैं, कुछ स्लो होती हैं और कुछ बहुत स्लो होती हैं। देखिए जितनी भी हमारे पास में आयनिक रिएक्शन होती हैं, कौन सी आयनिक रिएक्शन होंगी, वो वेरी फास्ट होंगी। आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती हैं। ठीक है, जिसमें भी आयन्स होंगे, जिसमें भी आयनिक बॉन्ड होता है, वो सब रिएक्शन कैसे होगी, बहुत फास्ट होगी। बात आएगी हमारे पास में किसमें, जिसमें हमारे पास में कैसा होगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें होगा, वो वाली रिएक्शन कैसे होगी, स्लो होगा। अब देखिए एक पॉइंट आता है वेरी स्लो रिएक्शन। कौन सा, वेरी स्लो रिएक्शन। तो जो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी वो कैसी होगी, बहुत स्लो रिएक्शन। मतलब जैसे हमारे पास कोरोजन हो गया कि इस, मतलब देखिए आप सिंपल सा जानते हैं कि लोहे की एक रॉड है, इसमें जंग लग रही है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे में लग गई, आधे मिनट में लग गई, समय लगता है। ठीक है, तो ये जब कोई चीज़ काफ़ी लंबे समय में कोई रिएक्शन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, वेरी स्लो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में आ गया कोरोजन हो गया। चलिए ये हो गया। अब आएगी अपने पास में रेट की बारी। ठीक है, अब देखते हैं रेट जो होता है रिएक्शन, मतलब कोई भी रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से हो रही है, ये हमारी क्या होती है, रेट ऑफ ए रिएक्शन। अब देखिए इसके बारे में पढ़ना है। अब मान लीजिए अपने पास कोई रिएक्शन है, ए से क्या बना रहा है पी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सिंपल, ये आप लोग जानते होंगे। अब बात आती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हम लोग कैसे इस रिएक्शन को आपको समझाएंगे कि यहाँ पे हम लोग रेट की बात पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये ए है, ए से हमारा बनता है पी। अब मान लीजिए यहाँ पे इसकी जो रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है कितनी है, 100। अब बात आई कंसंट्रेशन क्या होती है, जरा देखते हैं। देखिए कंसंट्रेशन, जैसे कंसंट्रेशन के टर्म में आपने जो है मोलैरिटी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, मोलैरिटी। अब ये मोलैरिटी क्या होती है, देखिए मोलैरिटी हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब जो आपका एन है वो क्या है, मोल। जो वैल्यूम है वो कैसी है, लीटर। इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन मतलब हुआ हमारा सिंपल सा कि जैसे हमारा कोई भी एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कितने कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग मोल के टर्म में या मोलैरिटी के टर्म में, या आगे चल के हम लोग इसको मोलैलिटी के टर्म में, कई तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे इसको हम मोलैरिटी कंसिडर करके चल रहे हैं। देखिए अब बात आएगी रिएक्शन किन किन फैक्टर पर डिपेंड, कब कैसे जानेंगे रिएक्शन हमारी फास्ट है स्लो है, ये चीज सीखेंगे। देखिए कैसे, देखिए हमारे पास मान लीजिए जो कंसंट्रेशन कितना है, 100 है स्टार्टिंग में। उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 0 होता। क्या है, जब रिएक्टेंट, हमारा कोई रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्शन करेगा तब तो जाके हमारा वो प्रोडक्ट बनाएगा। अब स्टार्टिंग में क्या है कि रिएक्टेंट 100 है और प्रोडक्ट हमारा क्या है, 0। अब क्या होगा, ये 100 है, ये कितना है, 0।
अब रिएक्टेंट में से कुछ कम होगा, कितना आएगा, मान लीजिए 99 आएगा, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये होगा 98, तो कितना होगा 2। तो कहने का मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज करेगा वैसे वैसे ही हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा जो है इंक्रीज करेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हमारा जो ये बेसिक हमने समझ लिया, अब आएगी हमारे पास में रेट ऑफ ए रिएक्शन। जो अपना ये रेट होता है, रेट क्या होता है, देखिए रेट का मतलब होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द concentration of reactant or product upon time। इसका मतलब होता है द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये एवरेज रेट क्या होता है। रेट दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला होगा हमारा एवरेज रेट, ये भी होगा द चेंज इन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट over a specified interval of time, over a specified interval of time। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास में ये भी वही सेम चीज है, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर टाइम, लेकिन किस रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पे भी होगा रेट इज इक्वल टू आपका कंसंट्रेशन, देखिए रिएक्टेंट है, अब समझ लीजिए जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट है और हमारा क्या है प्रोडक्ट, इनका कुल मिला के कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन में क्या होगा डेल्टा टी। अब देखिए बात है जब कहीं पे एवरेज की बात करते हैं ना, एवरेज का मतलब होता है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि ए है हमारा, ए से क्या बन गया पी है मान लीजिए ये 100 है, ठीक है। अब अगला वाला केस में से, अब यहाँ से हमने बताया था 99 होगा, 98 होगा, मान लीजिए यहाँ पे अपना ये चला गया, मान लीजिए अपना बन गया 60 बन गया, कितना हो गया 60। अब इसके बीच में क्या हुआ, जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन कितना है वो ज्यादा है। तो उस केस में हम लोग किस यूज करेंगे, एवरेज रेट को यूज करेंगे, एवरेज रेट को। और इसको समझेंगे कैसे, देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए जैसे ए है, ए से क्या बना पी, हमने स्टार्टिंग में सिखाया, ये 100, ये क्या होगा 0, ये मुझे 99 तो कितना होगा ये 1, ऐसे ये 98 तो कितना होगा ये 2, ऐसे ये 97 तो ये कितना होगा 3। कहने का मतलब है कि आपका जो ए है वो डिक्रीज करेगा, मतलब रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा इंक्रीज। जब यहाँ पे ए से पी वाले रिएक्शन को हमें अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए आर इज इक्वल टू, देखिए चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखिए ए क्या रिएक्टेंट है इसका, अपॉन में क्या हुआ टी, एस इज इक्वल टू में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में क्या हो गया टी। अब बात आती है साइन की, साइन प्लस और माइनस साइन होगा कैसे, देखिए जो ए है वो डिक्रीज कर रहा है, जो अपना ये रिएक्टेंट है, देखिए सिंपल सी बात है, जब रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तब आपका प्रोडक्ट बनेगा, जैसे जैसे रिएक्शन खत्म होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या होगा फॉर्मेशन होगा। देखिए तो इसका मतलब जो ए है वो क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज के सामने हम लगाएंगे माइनस साइन, और जहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या करेगा इंक्रीज। इट मीन्स यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस। इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास ए है, ये बी है, गिव्स आउट सी है, और अपने पास में क्या है डी। देखिए ए है, बी, सी और डी है, देखिए इसका लिखते हैं रेट, क्या लिखते हैं रेट, और कौन सा रेट लिखेंगे एवरेज रेट, क्या लिखेंगे एवरेज रेट, क्या लिखेंगे एवरेज रेट। देखिए क्या होगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पे अपने पास क्या होगा डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, ऐसे ही अपने पास में होगा डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, और ऐसे ही अपना होगा डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। जो ब्रेकेट लग रहा है ना, ये स्क्वायर जो ब्रेकेट लग रहा है इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब देखिए ए और बी हमारा क्या है, ये ए और बी हमारा क्या है रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट, और जो ये हमारा है ये हमारा क्या है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में क्या लगता है माइनस, इसमें क्या लगता है प्लस, देखिए माइनस 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 और ये क्या लग गया प्लस। ये बात समझ में आई। थोड़ा इसको और समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास फिर से रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के साथ में ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। इस केस में देखिए अगर हमको क्या लिखना हो एवरेज रेट लिखना हो, क्या लिखना हो एवरेज रेट,
उस केस में क्या होगा देखिए, पहला चीज माइनस, माइनस जो आपने सीखा अभी तक, माइनस डेल्टा, और ये हो जाएगा ए अपॉन में क्या होगा डेल्टा टी, ऐसे ही माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा बी अपॉन में क्या होगा डेल्टा टी, ऐसे ही देखिए प्लस, ये प्रोडक्ट है तो प्लस हो गया डेल्टा सी अपॉन में क्या हो गया डेल्टा टी, ऐसे ही अपने पास में प्लस, ये हो गया डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी। अब बात आती है जो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए ए और ये बी, ये सी और ये डी, ये कहाँ जाएगा देखिए कैसे से इसको, वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, ये वन अपॉन सी और ये वन अपॉन में क्या होगा डी। सिंपल, ये होता है हमारा एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, हमारा ये होता है। ठीक, समझ आ गया। इस पे एग्जाम्पल कर देखिए जैसे एग्जाम्पल अपने पास में है N2 फिर 3H2 और ये आपका बना देगा, क्या बना देगा 2NH3। आइए देखते हैं क्या हमको लिखना है, हमको लिखना है एवरेज रेट। क्या लिखना है एवरेज रेट, देखिए माइनस डी और जो N2 है उसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, अपॉन में क्या होगा डेल्टा टी, सेम क्या होगा देखिए डेल्टा क्या होगा ये H2 अपॉन में क्या होगा डेल्टा टी, क्या है रिएक्टेंट है, क्या लग जाएगा माइनस, ये 3 है क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, इक्वल टू ये भी क्या होगा डेल्टा, यहाँ पे एक साथ में क्या लिखा हुआ है NH3 लिखा हुआ है, साथ में क्या होगा डेल्टा टी, 2 है तो ये जाएगा 1/2, प्रोडक्ट है तो क्या लग गया प्लस। ये बात समझ आई। एग्जाम्पल और करके देखिए, अपने पास मान लीजिए क्या है CO, अपने पास में क्या है CO है और अपने पास देखिए CO प्लस में हो गया Cl2 और ये बना देगा COCl2। इस केस में क्या होगा देखिए, क्या लिखना हमको, हमको लिखना है एवरेज रेट, ठीक है, क्या होगा डेल्टा और ये आपका हो जाएगा CO अपॉन में डेल्टा टी, ऐसे इक्वल टू में डेल्टा क्या हो जाएगा Cl2 अपॉन में क्या होगा डेल्टा टी, ऐसे ही अपने पास में डेल्टा और ये क्या बन जाएगा COCl2 अपॉन में डेल्टा टी। बात क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, क्या लग जाएगा माइनस माइनस और ये क्या लग जाएगा प्लस। तो ये हमारा हो गया एवरेज रेट, क्या हो गया हमारा एवरेज रेट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या इंस्टैंटेनियस रेट, क्या पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस। एक रेट सीखा एवरेज रेट, इसमें क्या सीखा हमने, जब भी हमारा किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जब कंसंट्रेशन चेंज होगा, लेकिन जो कंसंट्रेशन चेंज होगा वो ज़्यादा चेंज होगा, मतलब उसमें जो चेंज आएगा वो ज़्यादा का आएगा, उस केस में उसे हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज रेट। अब बात आएगी हमारी अगली, अगला मतलब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो हमारा है इंस्टैंटेनियस रेट। कौन सा रेट है इंस्टैंटेनियस, अपने पास में इंस्टैंटेनियस रेट, ठीक है। अब इसका भी सेम वही है, देखिए इंस्टैंटेनियस रेट को हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं देखिए सिंपल, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जो टाइमिंग होगी बहुत कम, जैसे मान लीजिए कुछ ही समय में फटाक से क्या हो जाए रिएक्शन के बारे में हम लोग रेट निकाल दें, ठीक है। इसका मतलब जब इंस्टेंटेनियस की बात आएगी, देखिए चेंज जो होता है एक होता है डेल्टा के रिस्पेक्ट में, एक होता है डी के रिस्पेक्ट में। जब चेंज होगा लार्ज तो उस केस में हम लोग डेल्टा यूज करेंगे, और जब हमारा चेंज होगा कैसा स्मॉल तो हम लोग क्या यूज करेंगे डी। तो इस वाले केस में जो इंस्टैंटेनियस वाला केस है, इस केस में जो हमारा डेल्टा नहीं यूज करके हम लोग क्या करेंगे डी यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो चेंज है वो कैसा स्मॉल है, ठीक है। आइए देखते हैं, देखिए तो कहने का मतलब है इसको हम लिखेंगे किससे, कुछ भी है ए से, हाँ पहले इसमें मान लीजिए ए से हमारे पास क्या है पी, तो ये हमारा हो जाएगा डी ए को हम स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखेंगे क्योंकि ये क्या है ये रिएक्टेंट है, और उसके साथ में हमारा क्या है कंसंट्रेशन, अपॉन में क्या हो गया डी टी, ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा डी पी अपॉन में डी टी। बात क्या है माइनस और ये क्या है प्लस, सिंपल, ठीक है। आइए इसका एक इक्वेशन बनाते हैं जो अभी हम पिछले में सीखे थे। अपने पास में ए है, अपने पास बी है, ये गिव्स आउट सी और ये क्या है टी। देखिए इसमें होगा क्या, जब हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे इंस्टैंटेनियस रेट, इस केस में क्या होगा देखिए ए है बी है, चेंज कम है, क्या लिखेंगे माइनस क्या हो जाएगा ये डी ए अपॉन डी टी, माइनस क्यों लगा रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इक्वल टू में माइनस डी बी अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, ऐसे ही क्या आएगा प्लस, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है डी सी अपॉन में डी टी, ऐसे हमारे पास में ये क्या हो जाएगा डी डी अपॉन में क्या हो जाएगा डी टी, सिंपल। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया ए और ये बी हो जाए, ये सी हो जाए, ये क्या हो जाए डी, सिंपल वही 1/a 1/b 1/c और ये 1 अपॉन में क्या हो जाएगा डी। ये बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ा के करते देखिए,
जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई रिएक्शन है N2O3 और साथ में अपने पास में क्या है रिएक्शन 4NO है और प्लस में क्या है अपने पास में O2 है। देखिए अगर इसका हम लोग इंस्टैंटेनियस रेट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए माइनस में D N2O3 अपॉन में क्या होगा dt, ऐसे ही हमारे पास में क्या होगा D और ये अपने पास हो जाएगा NO अपॉन में क्या होगा dt इज इक्वल टू ये अपने पास में क्या होगा DO2 अपॉन में क्या होगा dt। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट प्लस 4 है, कहा जाएगा 1/4। एक एग्जांपल और करिए आप लोग, देखिए जैसे अपने पास में क्या है 4NH3 प्लस 5O2 प्लस 5O2 4NO और प्लस में हो गया अपने पास में 6H2। इसको हम लोग करके देख लेंगे, आ जाएगा, सिंपल सा है। देखिए आप लोग अपने आप से इसको वीडियो को पॉज करके अपने आप करिएगा, फिर मेरे वाले आंसर से मैच कीजिएगा। देखिए क्या आएगा माइनस DNH3 अपॉन में क्या होगा dt, 4 है कितना आ जाएगा 1/4, ऐसे 5 है क्या हो जाएगा 1/5 माइनस में हो जाएगा DO2 अपॉन में क्या हो जाएगा dt, ऐसे क्या होगा 1/4 प्लस में है ये क्या बन जाएगा DO2 अपॉन में क्या हो जाएगा dt, ऐसे 1/6 प्लस में है क्या हो जाएगा DH2O अपॉन में क्या हो जाएगा dt। तो ये अपने पास में सिंपल सा क्या था इंस्टैंटेनियस रेट और हमारा कौन सा एवरेज रेट, दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से। मान लीजिए कि अब दोनों में अगर कंपेयर करने की बात है, दोनों में क्या करें हम कंपेयर कर दें कि इंस्टैंटेनियस रेट और हमारा जो सिंपल रेट है उसमें एक रिएक्शन एक क्वेश्चन की हेल्प से हम उसको कंपेरिजन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्शन कौन सी है 2NO प्लस Br2 और ये हमारा रिएक्शन बन जाएगी क्या 2NO Br। इस केस में अगर हमको मान लीजिए पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या एवरेज रेट, क्या लिख लेते हैं एवरेज रेट, क्या लिखोगे देखिए -1/2 ये रहेगा डेल्टा और ये क्या हो गया NO अपॉन में क्या हो गया डेल्टा टी, ऐसे ही अपने पास में माइनस डेल्टा और ये ब्रैकेट में क्या लग जाएगा Br2 अपॉन में डेल्टा टी, ऐसे ही अपने पास ये प्लस क्या होगा ये 1/2 और ये लग गया डेल्टा और डेल्टा के साथ में लग गया NOBr2 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल्टा टी, सिंपल। लेकिन अब इसके साथ में हम लोग चलेंगे इस पे इंस्टैंटेनियस रेट, किससे पढ़ेंगे जी, सिंपल क्या होगा -1/2 ये क्या हो जाएगा DNO अपॉन में क्या होगा dt, ठीक है, फिर माइनस D और अपने पास में क्या है Br2 अपॉन में क्या हो जाएगा dt, ऐसे ही अपने पास में क्या होगा प्लस 1/2 और ये D और साथ में क्या हो जाएगा NOBr अपॉन में क्या हो जाएगा dt। तो कहने का मतलब है दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास जहाँ पे डेल्टा यूज करते हैं एवरेज रेट के टर्म में, वहीं पे अगर हम इंस्टैंटेनियस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं क्या डी, और केवल डिफरेंस इस चीज़ का है कि जब हम एवरेज पढ़ेंगे जहाँ पे हम डेल्टा यूज करते हैं उसका मतलब होता है उसके बीच में जो चेंज आया है वो ज़्यादा आया है, और जब बात करते हैं इंस्टैंटेनियस रेट की उसके चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बहुत ही कम आता है। सिंपल इतना सा था, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में, इस पे हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जो आज हमने सीखा इस पे हम एक दो टाइप की न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, मतलब जैसे सिंपल एक होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके एनसीईआरटी बेस पे आपको पूरा न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ठीक, थैंक यू।